नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भारतीय सेना में जाति आधारित रेजिमेंट्स के बारे में। ये मुद्दा समय समय पर उठता रहता है, न्यूज में रहता है, तो हम जानेंगे कि जाति आधारित रेजिमेंट्स भारतीय सेना में किस प्रकार से शुरू हुई, उसका इतिहास क्या है और आज इसकी रेलेवेंसी क्या है, सरकार या सेना इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या पॉइंट्स देती है और लोग इसको हटाने के लिए क्या पॉइंट्स देते हैं। इन सभी बातों की आज चर्चा हम करेंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और इस टेलीग्राम चैनल से आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टडी आईक्यू की ऐप डाउनलोड करके उस पर यूपीएससी का स्मार्ट कोर्स अवेल कर सकते हैं। एक स्मार्ट कोर्स एक नॉर्मल वीडियो लेक्चर से कहीं बढ़कर है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इट इज मच मोर देन अ नॉर्मल वीडियो क्लास और वीडियो लेक्चर। तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्स के फीचर्स को देखिए और इस कोर्स को आप ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेल कर सकते हैं। तो आपको एक साथ सारा पैसा देने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इसे आसान किस्तों पर पेमेंट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। इस वीडियो में मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूंगा जो शायद रेसिस्ट या कास्टिस्ट लग सकते हैं कुछ लोगों को, लेकिन मैं क्लियरली यहां पर यह कहना चाहता हूं कि मेरा इरादा किसी भी समुदाय या किसी जाति वर्ग को ठेस पहुंचाना नहीं है। इन शब्दों का इस्तेमाल इनके ऐतिहासिक संदर्भ में किया गया है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में किया गया है और मुझे केवल टॉपिक को समझाना है, इसीलिए मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो कृपया करके आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट ना करें और कमेंट सेक्शन में भी कम्युनिटी या कास्ट बेस्ड कमेंट्स करने से बचें। तो हाल ही में ये जाति आधारित रेजिमेंट्स का जो मुद्दा है चर्चा में आया क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं कुछ महीनों में। तो वहां पर कुछ नेता हैं जो कह रहे हैं कि एक यादव या अहीर रेजिमेंट भारतीय फौज में बनाई जाए जिसमें केवल यादव्स को या अहीर्स को रिक्रूट किया जाए। वैसे ये मुद्दा हर साल एक ना एक बार न्यूज में आता ही है। पिछले साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव थे तब भी समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये बात लिख दी थी कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम अहीर रेजिमेंट का गठन करेंगे। कई लोग चमार रेजिमेंट को भी फिर से बनाने की डिमांड कर रहे हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड में जो रिक्रूटमेंट होता है वो भी जाति आधारित होता है, उसको लेकर कोर्ट में गए थे कई लोग। तो 2 साल पहले वो भी बहुत न्यूज में रहा था, 2018 और 19 की बात है। इस समय भारत की फौज में जो मेजर इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं उनका नामकरण या तो जाति के आधार पर है या कम्युनिटी के आधार पर या फिर क्षेत्रीय आधार पर। तो अगर आप क्षेत्र के बेसिस पर देखेंगे तो बिहार, कुमाऊं, असम, लद्दाख, मद्रास रेजिमेंट, ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप जाति के आधार पर देखेंगे तो राजपूत, जाट, डोगरा, राजपूताना, महार, ये वाले रेजिमेंट्स देख सकते हैं। कम्युनिटी के आधार पर देखें तो गुरखा या मराठा रेजिमेंट्स आप देखेंगे। और याद रखिएगा ये सारे इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं। ये सारे ऐतिहासिक तौर पर आर्मी का हिस्सा रहे हैं पिछले 150-200 साल से। और इन्फेंट्री पैदल सैनिक होता है। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो जब जंग छिड़ेगी तो जो एक्चुअल लड़ाई सबसे पहले करने वाले होते हैं वो इन्फेंट्री के सोल्जर्स होते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो वैसे वैसे टेक्निकल रेजिमेंट्स आते गए। तो आज ये टेक्निकल रेजिमेंट्स जो हैं जैसे इंजीनियरिंग कोर, ऑर्डिनेंस, एएससी, सिग्नल्स, ये सभी जाति आधारित नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये कंपैरेटिवली मॉडर्न रेजिमेंट्स हैं, ये पिछले 50 या 70 सालों के अंदर बनाई गई हैं। लेकिन जो पुराने रेजिमेंट्स हैं, जो मोस्टली इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं, ये 150 या 200 साल पुराने हैं। तो इसीलिए इनमें जो रिक्रूटमेंट है वो आपको कास्ट बेस्ड देखने को आज भी मिलेगा। लेकिन क्या आज केवल राजपूताना राइफल्स में राजपूत को रिक्रूट किया जाता है? ऐसा भी नहीं है। कई कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स के अंदर 2 या 3 जातियों के मिक्सचर आपको देखने को मिलेंगे। तो राजपूताना राइफल्स में राजपूत भी रिक्रूट किए जाते हैं, जाट समुदाय के लोग भी रिक्रूट किए जाते हैं। राजपूत रेजिमेंट में राजपूत, गुर्जर और मुस्लिम्स तीनों को रिक्रूट किया जाता है। तो कुछ रेजिमेंट्स में पॉलिसी आर्मी ने चेंज करी है। एक और बात, इन सभी रेजिमेंट्स में जो ऑफिसर्स होते हैं वो इन कम्युनिटी के नहीं होते हैं। ये चेंज एक इंडिपेंडेंट इंडिया में लाया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो अगर राजपूत रेजिमेंट है तो उसमें ऑफिसर्स जनरली राजपूत नहीं होते। अब देखिए ये कोई रिटन रूल नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। इन सभी रेजिमेंट्स की अपनी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग पॉलिसीज हैं। इनके अपने ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जिन्हें रेजिमेंटल सेंटर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डोगरा रेजिमेंट को जवान रिक्रूट करने हैं तो वो जम्मू क्षेत्र में जाएगी या फिर जो नॉर्दर्न पंजाब वाला एरिया है वहां पर जाएंगे और वहां से डोगरा युवकों को रिक्रूट किया जाएगा। तो जब भर्ती रैली आती है तो वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए आती है या फिर उसमें लिखा रहता है कि इस समुदाय का होना जरूरी है। तो भारतीय सेना इस प्रकार के जाति आधारित रिक्रूटमेंट को क्यों फॉलो करती है? इसका एक ही कारण है, ब्रिटिश पॉलिसीज और इतिहास। तो थोड़ा सा हिस्ट्री को समझिए। जब ब्रिटिश इंडिया आए थे तो व्यापारी थे, धीरे धीरे उन्होंने अपनी आर्मी रिक्रूट करी। तो बिल्कुल शुरुआती दौर में आर्मी आती थी इंग्लैंड से, लेकिन वहां से सैनिक बुलाने में खर्चा ज्यादा होता था तो उन्होंने यहीं पर रिक्रूट करना शुरू कर दिया। तो 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स का कौन सा एरिया में डोमिनेंस था? आप जानते ही होंगे, मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा या बंगाल वाला रीजन। तो यहीं से इन्होंने रिक्रूटमेंट किया। तो जो शुरुआती 100 साल थे उसमें मेजर
आर्मी के जो रेजिमेंट्स हैं वो यहीं से रिक्रूट किए जाते थे। लेकिन 1857 ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने एक मेजर शिफ्ट लाया ब्रिटिश आर्मी की रिक्रूटमेंट पॉलिसी में, और उसके बाद ब्रिटिश आर्मी मार्शल और नॉन मार्शल के डिस्टिंक्शन को देखने लग गई कि कौन सी वो जातियां हैं या कौन सी वो ग्रुप्स हैं जो लड़ाई लड़ते आए हैं, मार्शल रेसेस हैं। मार्शल का मतलब वो है कि जो लड़ाई लड़ता है, और नॉन मार्शल यानी जो हिस्टोरिकली लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते आए हैं, और उसके आधार पर वो अपना रिक्रूटमेंट करने लग गए। तो देखिए, जो 1857 की क्रांति थी उसको लीड करने वाले जो मेजर लोग थे वो बंगाल से थे। बैरकपुर, मंगल पांडे, इन सब का इतिहास आई एम श्योर आप सभी को मालूम होगा। तो उस समय जो मेजर बंगाली रेजिमेंट्स थी उन्होंने इस विद्रोह को लीड किया था, और 1857 की इस क्रांति को खत्म करने के बाद ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि अब बंगाल की आर्मीज को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना है, यहां से रिक्रूटमेंट थोड़ा सा कम करना है। तो कुल मिलाकर जो ईस्ट का एरिया है यानी कि बंगाल और साथ ही साथ मद्रास और बॉम्बे, यहां से रिक्रूटमेंट कम करने लगे ये। तो इस 1857 के विद्रोह के दौरान जिन राजाओं ने या जिस क्षेत्र के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी बना ली कि हम वहीं से अब रिक्रूटमेंट ज्यादा बढ़ाएंगे। तो इसमें जो मेजर एरियाज थे वो मैं आपको बताता हूं। एक तो थे नेपाल, यानी नेपाल के जो गोरखा थे उनका रिक्रूटमेंट बढ़ाया गया। दूसरा पंजाब, क्योंकि पंजाब के जो राजा थे उस एरिया के राजाओं ने साथ दिया था ब्रिटिश का। डोगराज ने साथ दिया था, राजपूत राजाओं ने साथ दिया था। तो एक पॉलिसी बनाई गई कि इन एरियाज के लोगों को आर्मी में ज्यादा रिक्रूट किया जाए। इस तरह की पॉलिसी को अमल में लाने के लिए एक कमीशन गठित किया गया जिसका नाम था जोनाथन पील कमीशन, और इसका यह काम था कि आप आइडेंटिफाई करो कि वो कौन से क्षेत्र हैं, वो कौन सी कम्युनिटीज हैं जो भविष्य में ब्रिटिश रूल के प्रति वफादार रहेंगे, साथ ही साथ जिनका लड़ाई लड़ने का लंबा इतिहास है, मार्शल ट्रेडिशन है। तो ऐसी कास्ट को आइडेंटिफाई किया जाए। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स का एम ये था कि आर्मी को एक ही जगह से रिक्रूट मत करो। जैसे अगर बंगाल से कर लिया और बंगाल में कभी भविष्य में विद्रोह हो गया तो ये भारी पड़ सकता है। तो रिक्रूटमेंट हर जगह से होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रिक्रूटमेंट नेपाल से, पंजाब से, राजस्थान, बलूचिस्तान, इन सभी एरियाज से होना चाहिए ताकि हर जगह के सोल्जर्स रहें। अगर कोई एक कम्युनिटी भविष्य में रिवोल्ट कर भी दे तो दूसरों को उनके खिलाफ यूज किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर डिफरेंट नेशनैलिटीज और कास्ट के आधार पर आर्मी का गठन शुरू किया गया। इस कमीशन ने कुछ जातियों को नॉन मार्शल कहा। नॉन मार्शल का मतलब वो है जो लड़ाई नहीं लड़ती, इनके अंदर करेज यानी हिम्मत की कमी है। अब देखो, हिम्मत वैसे एक इंसान में होती है, इंडिविजुअल ट्रेट है। किसी एक व्यक्ति में आप कह सकते हैं कि ये हिम्मत वाला है, ये या फिर ये डरपोक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि पूरी कम्युनिटी या पूरी कास्ट ही या तो करेजियस होगी या फिर डरपोक होगी। तो ये नॉन मार्शल और मार्शल का डिस्टिंक्शन इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। इनका ये कहना था कि करेज किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अंदर नहीं होता बल्कि पूरी जाति समुदाय में या फिर रेस में होता है। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया ब्रिटिशर्स ने कि राजपूत, गोरखा, सिख, डोगरा, पठान, बलूची और अवध की कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज जो हैं ये मार्शल हैं, इन्हीं का रिक्रूटमेंट बढ़ाया जाए। तो 1857 के बाद इनको बहुत एग्रेसिवली रिक्रूट किया गया, और आप देख सकते हो कि आज भी जो भारत की फौज है उसमें यही रेजिमेंट्स के नाम आपको देखने को मिलेंगे, राजपूत, गोरखा, सिख, डोगरा। और पाकिस्तान की आर्मी में देखोगे तो वहां पर यही फंडा है, पठान, बलूची, इसी तरह के रेजिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अंग्रेज इतने चालाक थे कि जब इन्हें जरूरत पड़ती थी तब ये नॉन मार्शल रेसेस से भी आर्मीज को रिक्रूट करते थे, उनके लिए नए रेजिमेंट बना देते थे। जैसे कि 1903 में ब्राह्मण इन्फेंट्री बनाई गई, इसे गॉड इन्फेंट्री भी कहा जाता था। वर्ल्ड वॉर 1 में इसने हिस्सा भी लिया था, लेकिन उसके बाद इसे डिसबैंड कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 जब अपने चरम पर था तो चमार रेजिमेंट कॉन्स्टिट्यूट करी गई। अब ट्रेडिशनली चमार जो है वो माने जाते हैं नॉन मार्शल अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वहां से भी आर्मी को रेस किया गया। और चमार रेजिमेंट ने मोस्टली इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस की थी उसको ज्वाइन कर लिया था, तो इसीलिए इसको डिसबैंड कर दिया गया 1946 में। तो जब जरूरत पड़ती थी तब हर कास्ट और कम्युनिटी से रिक्रूटमेंट किया जाता था। 1947 में भारत आजाद होता है और उसके बाद भारतीय फौज भारतीयों के अधीन थी, ना कि अंग्रेजों के अधीन। लेकिन आजाद भारत ने भी एग्जिस्टिंग कास्ट और रीजन बेस्ड रिक्रूटमेंट को जारी रखा, यानी कि जाति आधारित रेजिमेंट्स वही कंटिन्यू रहे जो पहले से चले आ रहे थे। हाँ, ये बात जरूर है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई भी नया जाति आधारित रेजिमेंट नहीं बनाया गया है। इन रिक्रूटमेंट पॉलिसीज को बदलने के लिए, सुझाव देने के लिए 4 बार अलग अलग कमिटीज बनाई गई और चारों ने इस रिक्रूटमेंट को जारी रखने के फेवर में पॉइंट्स दिए थे। किसी ने भी यह नहीं कहा कि इस कास्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट को खत्म किया जाए। कई बार भारत की संसद में सवाल उठते रहते हैं कि क्या आर्मी इन जाति आधारित रेजिमेंट्स को खत्म करेगी या फिर नए रेजिमेंट्स को रेस करेगी। तो रिसेंटली जो सवाल उठाए गए थे उनके जवाब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 2016 में ये सवाल पूछा गया था मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से, तो उस वक्त श्री मनोहर पारिकर रक्षा मंत्री थे। उन्होंने ये जवाब दिया था, द एग्जिस्टिंग रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनहेंसिंग कोहेशन एंड वॉर फाइटिंग पोटेंशियल। यानी कि सरकार का ऑफिशियल स्टांस ये था कि हम इन रेजिमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूट करे रखेंगे क्योंकि इससे
रेजिमेंट्स के बीच में एकता बनी रहती है, कोहिशन बना रहता है और इनकी जो लड़ाई लड़ने की कैपेसिटी है वो ज्यादा रहती है। और ये जो पॉलिसीज हैं दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि समय समय पर जितनी भी लड़ाइयां हुई है उनमें ये रेजिमेंट सक्सेसफुल रही है। तो इसीलिए हमारा कोई इरादा नहीं है कि इन्हें डिसबैंड करेंगे। देयर इज नो प्रपोजल टू डिसबैंड एनी एग्जिस्टिंग रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। अभी मार्च 2020 में भी किसी ने सवाल उठाया था और सेम यही जवाब सरकार ने फिर से लोकसभा में दिया है। लेकिन ये मुद्दा पिछले 2 सालों से ज्यादा चर्चा में आया ड्यू टू द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। ये भारतीय आर्मी की सबसे एलीट विंग है। इसके जो घुड़सवार सैनिक हैं ये आप राष्ट्रपति के आगे देख सकते हैं, कोई भी फॉर्मल फंक्शन होता है उस समय ये राष्ट्रपति की गाड़ी के आगे चलते हैं। रिपब्लिक डे परेड में ये सबसे आगे चलते हैं। तो ये घोड़ों पर चलने वाली रेजिमेंट है, लाल रंग के इनके कपड़े हैं, आसानी से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में ऐतिहासिक तौर पर केवल 3 समुदाय से रिक्रूटमेंट होता आया है, राजपूत, हिंदू जाट और सिख जाट। इसके अलावा कोई और समुदाय से रिक्रूटमेंट नहीं होता। तो 2017 में भी इसके रिक्रूटमेंट को लेकर एक नोटिस जारी किया आर्मी ने और उसमें भी यही 3 कम्युनिटीज से होने की बात कही गई थी। तो इस रिक्रूटमेंट नोटिस को कई लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया और चैलेंज का बेसिस ये कि ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। केवल आप 3 समुदाय को कैसे रिक्रूटमेंट के लिए रख सकते हैं? ये तो सभी के लिए ओपन होना चाहिए। हाँ, दूसरे क्राइटेरिया हैं, आप उनको सेम रखिए। और ये प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड थोड़ा सा प्रेस्टीज इशू इसीलिए है क्योंकि ये आर्मी की सीनियर मोस्ट यूनिट है। एक तो ये बहुत ही पुरानी यूनिट है और इसको हर जगह सीनियोरिटी दी जाती है। दे हैव द राइट ऑफ द लाइन, यानी कि कोई भी परेड या कोई भी ऑफिशियल फंक्शन होगा उसमें सबसे आगे मार्च करने वाली जो यूनिट होगी वो हमेशा प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड होगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड इज द ग्लास सीलिंग ऑफ इंडियन आर्मी। अगर यहां पर रिक्रूटमेंट कास्ट बेस्ड नहीं होगा भविष्य में तो ये ग्लास सीलिंग हमेशा के लिए टूट जाएगी। अब भारत सरकार तो कोई भी नया जाति आधारित रेजिमेंट बनाने के फेवर में नहीं है, लेकिन कई जाति समुदाय हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस तरह के रेजिमेंट्स बनाना चाहती हैं, उनकी ये डिमांड है। तो जैसे ऑल इंडिया यादव महासभा है, उसने एक कैंपेन चलाया था, 20 लाख पोस्टकार्ड भेजे गए थे प्रधानमंत्री को कि यादव रेजिमेंट बनाई जाए। समाजवादी पार्टी ने इसे 2019 में अपना पोल प्रॉमिस यानी मैनिफेस्टो के अंदर लिख दिया था, चुनावी वादा बना दिया था कि अहिर या यादव रेजिमेंट हम रेज करेंगे। और अब बिहार में चुनाव आने वाले हैं कुछ ही महीनों में, तो फिर से ये डिमांड उठाई जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार अपना ओपिनियन स्पष्ट कर चुकी है। लोकसभा में कई बार इसको लेकर जवाब दिए जा चुके हैं कि भारत सरकार की ये पॉलिसी है नॉट टू रेज एनी रेजिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन और रीजन। जो है एग्जिस्टिंग उनको हम रख रहे हैं, लेकिन जो नए रेजिमेंट है उन्हें नहीं बनाया जाएगा। अब ये मुद्दा पॉलिटिकली एक बार और हीट अप हुआ था ड्यूरिंग द भीमा कोरेगांव कमेमोरेशन। तो 1818 में भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़ते हुए महार रेजिमेंट, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है महाराष्ट्र में, उन्होंने पेशवा की आर्मी को हरा दिया था। पेशवा की आर्मी अपर कास्ट आर्मी मानी जाती है क्योंकि उसमें मोस्टली ब्राह्मण थे, पेशवाज वेर ब्राह्मण। तो ये लड़ाई जब महार रेजिमेंट के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, इसको आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। और 2018 में जो इसका सेलिब्रेशन था वो थोड़ा हिंसक भी हो गया था, वहां पर हिंसा हुई थी। आई एम श्योर आपने उसके बारे में न्यूज में पढ़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कि आर्मी में जाति आधारित रिक्रूटमेंट का मुद्दा किसी ना किसी कारणवश न्यूज में आ जाता है। और ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरव्यूज में ये टॉपिक पूछा जा सकता है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, बाकी मेंस में तो पूछ ही सकते हैं। तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए इसमें लिखने के लिए। जाति आधारित रिक्रूटमेंट के क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसमें क्या कमियां हैं? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहां पर जाति को राष्ट्र के पहले वरीयता दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी नेशनल यूनिटी को हम थोड़ा सा कमजोर कर रहे हैं अगर हम जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट करते हैं। अगर आर्मी भी ये रीजन देती है कि जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट के कारण उन यूनिट्स के अंदर एकता बनी रहती है, तो वो जातिगत एकता है, ना कि वो आर्मी के बेस पर एकता हो गई। दूसरा, जो आर्मी की आज बिलीफ है वो हम अंग्रेजों वाली बिलीफ को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं कि करेज यानी कि वीरता किसी एक समुदाय में या फिर जाति में होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। करेज या वीरता तो हर व्यक्ति का गुण है, एक इंडिविजुअल इंसान का गुण होता है, ना कि किसी पूरे समाज का। तीसरा, ये जो मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार केवल कुछ समुदाय हैं जो लड़ाई लड़ने में जाने चाहिए या अग्रसर थे, ये अब मिडिवेल या मध्यकालीन भारत का कॉन्सेप्ट हो गया। ये मॉडर्न इंडिया में काम नहीं आ सकता। 21वीं सदी के अंदर ये मार्शल और नॉन मार्शल ट्रेडिशन को फॉलो करना पूरी तरह से गलत है। और फाइनली इक्वालिटी की बात, अगर आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट में एक क्राइटेरिया यह है कि जाति, तो डेफिनेटली वो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। ज्यादातर जो इस बात को लेकर कोर्ट में केस हुए हैं वो इक्वालिटी को ही अपना बेसिस बनाते हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं कि भारत की फौज और भारत सरकार इस सिस्टम को क्यों जारी रखना चाहते हैं या फिर रख रहे हैं। पहला, ये सारे रेजिमेंट इन्फेंट्री के रेजिमेंट्स हैं। तो देखो, भारत की फौज में इन्फेंट्री नहीं, दूसरे आर्मर्ड हैं और आर्टिलरी है, ये सारे रेजिमेंट जो होते हैं इनमें कहीं जाति आधारित रिक्रूटमेंट नहीं है, केवल इन्फेंट्री में है। उसके पीछे एक रीजन है। इन्फेंट्री वो सैनिक हैं जो बंदूक उठाकर दुश्मन से सीधा लोहा लेता है
ये वो सैनिक है जो बिल्कुल बॉर्डर पर खड़ा रहता है, ये कहीं पीछे कंट्रोल रूम में नहीं बैठे हैं। तो इन्फेंट्री के सैनिकों को एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, और अगर उनका सपोर्ट सिस्टम कास्ट पर या जाति पर आधारित है तो वो आर्मी के लिए काम कर रहा है। इट वर्क्स फॉर द आर्मी, सो व्हाई डिस्टर्ब दैट सिस्टम। ठीक है, कोहेजन बहुत इंपॉर्टेंट है आर्मी के अंदर। अगर 100 सैनिक आपस में एक नहीं है, आपस में उनकी बनती नहीं है, तो फिर वो 100 जनों की जो आर्मी यूनिट है वो इफेक्टिव नहीं होगी। दूसरा, रेजिमेंटल हिस्ट्री और एथोस। तो देखो, ये तो प्योरली इतिहास और इमोशनल वाली बात है कि कई रेजिमेंट्स 200-200 साल पुरानी है, उनका इतिहास है, उनकी लंबी हिस्ट्री है लड़ाइयों में मेडल जीतने की। तो आप उसे अचानक से डिसबैंड करोगे तो बुरा तो लगेगा जो भी रेजिमेंट्स हैं उन्हें। 14 है रिक्रूटमेंट। तो इसके कारण थोड़ा सा रिक्रूटमेंट आसान हो जाता है। जैसे कि डोगरा रेजिमेंट में अगर रिक्रूटमेंट होना है तो उन्हें पता है कि हमें जम्मू जाकर एक रैली करवानी है, उसमें रिक्रूटमेंट आराम से हो जाएगा। तो हालांकि ये देखो इतना बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अ फैक्टर। एक लॉजिस्टिकल चैलेंज होता है आर्मी की भर्ती रैली को ऑर्गेनाइज कराना। अब जाते जाते मैं आपको एक फेमस लड़ाई के बारे में बताना चाहता हूँ। ये है रेजांग ला की लड़ाई। 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था, तो लद्दाख में एक एरिया है चुशुल, जो अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में था, वहाँ पर क्लैशेस चल रहे थे इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के बीच में। तो उस चुशुल एयरबेस को डिफेंड करने के लिए कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवान तैनात थे। और कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं कहाँ पर है? उत्तराखंड में। लेकिन इस रेजिमेंट के अंदर जो कंपनी थी वो थी अहीर कंपनी। अहीर यानी कि यादव, और ये सभी यादव थे हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र के, सदर्न हरियाणा। इन 120 जवानों को लीड कर रहा था राजस्थान का एक राजपूत ऑफिसर मेजर शैतान सिंह, जिन्हें बाद में परमवीर चक्र भी दिया गया। तो आप देख रहे हैं, अहीर कंपनी, कुमाऊं रेजिमेंट, ऑफिसर फ्रॉम राजस्थान, और लड़ाई किसके लिए? भारत देश की सरजमी के लिए। हजारों की फौज का सामना करते हुए इन जवानों ने अपनी पोजीशन को हारने नहीं दिया। 114 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। और ये जो कहानी है इसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए केवल एक जवान जिंदा बचा था, जो भागते हुए दूसरी पोस्ट पर गया, और उसको कुछ दिन के लिए तो अरेस्ट कर लिया गया कि तुम भाग कर आए हो, और उसको यकीन ही नहीं किया उसकी बात पर किसी ने कि इतना बड़ा अटैक हुआ था। ये जो रेजांगला की कहानी है ये कई महीनों बाद बाहर आई थी। उसी लड़ाई से इंस्पायर होकर कवि प्रदीप ने कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिन्हें बाद में लता मंगेशकर ने अपने फेमस गाने में गाया, ए मेरे वतन के लोगों। एक फिल्म भी आई थी चेतन आनंद की, हकीकत नाम की, उसमें ये गीत था। उसकी 2 पंक्तियां मैं जाते जाते आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।